हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 20 जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी से आपने एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर देखा होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहली बार फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो कब लेकर के आया था? 1940, 1952, 1942 या 1999 में। तो फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो लाया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1952 में लाया गया था। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। फॉरेस्ट पॉलिसी में बेसिकली ये बताया गया था कि इंडिया में हर स्टेट में कितना % फॉरेस्ट होना चाहिए और कौन से फॉरेस्ट वहाँ पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट या यूटी हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी। ट्राइबल कम्युनिटी बेसिकली वो कम्युनिटी होता है जिसको हम आमतौर पे क्या बोलते हैं, तो एससी या एसटी के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अभी तक एससी और एसटी को आइडेंटिफाई नहीं किया है या ट्राइब्स को आइडेंटिफाई नहीं किया है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र या कर्नाटका? तो ये किया गया आपका हरियाणा के द्वारा। हरियाणा ने अभी तक ये नहीं पता लगाया है कि उसके स्टेट में एससी कैटेगरी में या ट्राइब कम्युनिटी में कौन सी कम्युनिटी आती है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका हरियाणा का मैप है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट। जो आपका इंडिया में जो 8 कोर इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर में सब इंडस्ट्री होती है। कोर इंडस्ट्री जैसे कि कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, स्टील, ये सभी कोल इंडस्ट्री कहलाती है। तो इन कोर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेट किसका होता है, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, या जिसको हम पावर जनरेशन का बोलते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कौन कौन सा प्लांट आता है, तो जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, फिर आपका सोलर प्लांट हो गया, फिर आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया। तो जैसे भी जितने भी पावर प्लांट इंडिया में है उनका सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एज नेशनल रिवर। तो नेशनल रिवर के नाम से कौन से रिवर को जाना जाता है? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मुझे पता है कि इसका क्वेश्चन आपको पता रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर वो है गंगा। गंगा को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हु रोट अ बुक डिस्क्राइबिंग द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। यानी कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान एक बुक लिखी गई थी, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बुक थी। बुक का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। ये किसके द्वारा लिखा गया? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या दादा भाई नौरोजी? तो इस बुक को लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दादा भाई नौरोजी को और क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो वो भी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। एक चीज़, और दादा भाई नौरोजी ने इंडिया की सबसे पहली बार इंडिया की जीडीपी को कैलकुलेट जिसने किया था, तो वो किसने किया था, तो वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। आपको ये चीज़ भी याद रखना है। और अगर मैं इस बुक के बारे में बताऊं, बुक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। मतलब इस बुक के माध्यम से ये बताया गया था कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ब्रिटिश जो है इंडिया को किस तरीके से लूट रहे हैं। इंडिया से जो इकोनॉमिक ड्रेन मतलब कि कितनी तक किस तरह से पैसे को बहाया जा रहा है, इंडिया से निकाल करके उसे यूके और ब्रिटिश में भेजा जा रहा है, ये इस बुक में बताया गया था। ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बुक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इंडिया। इंडिया में जो पेपर करेंसी आप देख रहे हैं, जो नोट आप देख रहे हैं, इंडिया में सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ? 1542, 1601, 1861 या 1880? तो पेपर करेंसी फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1861। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि द बेस ईयर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया की जो नेशनल इनकम है उसका बेस ईयर क्या है, यानी कि किसको आधार मान करके नेशनल इनकम को निकाला जाता है? 1990 टू 91, 1993 टू 1994, 1999 टू 2000 या 2000 टू 2001? तो नेशनल इनकम इन इंडिया जो है आपका बेस ईयर रहेगा वो 1993 टू 1994। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं कि मोडवैट इज रिलेटेड टू। मोडवैट क्या है? तो बेसिकली मोडवैट एक टैक्स है। तो वो कौन सा टैक्स है? सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स या एक्साइज टैक्स? तो बेसिकली आपका मोडवैट जो है वो एक एक्साइज टैक्स है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं कि महालाना नोबिस, ये क्या है? मॉडल का नाम है। मॉडल का नाम क्या है? महालानोबिस मॉडल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद विच 5 ईयर प्लान? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान या फोर्थ 5 ईयर प्लान? तो महालानोबिस मॉडल जो है वो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान में है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रेफर टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, पॉपुलेशन, फूड ग्रेन्स या पर कैपिटा इनकम? तो आपका हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ में जो ग्रोथ की बात की गई है वो किसकी ग्रोथ की बात की गई है? तो वो बात की गई है आपका जीडीपी ग्रोथ की। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है कि द ट्रेन सर्विस थार एक्सप्रेस, जो आपका ट्रेन का नाम क्या है, थार एक्सप्रेस, जो किसके बीच में चलती है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो वो आपका इंडिया में कहाँ से चलती है, जैसलमेर से, जोधपुर से, बीकानेर से या बाड़मेर से। तो थार एक्सप्रेस बेसिकली चलती है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, वो इंडिया में राजस्थान के बाड़मेर से चलती है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी ट्रेन चलती है, तो थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी, तो मैत्री एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि द मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, उसको क्या बोलते हैं, मैट। मैट वाज इंट्रोड्यूस इन द बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 1991 टू 92, 92 टू 93, 95 टू 96 या 96 टू 97। तो जो मैट को सबसे पहली बार बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो आपका 1992-93 के बजट में किया गया था। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मिड डे मील स्कीम, इस स्कीम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है मिड डे मील। यहाँ पे बच्चों को बहुत ही हाई क्वालिटी का खाना दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो यूनियन मिनिस्ट्री कौन से मिनिस्टर के अंदर आता है, होम अफेयर्स के, सोशल वेलफेयर के, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, या रूरल डेवलपमेंट के। तो देखिए आपका बेसिकली मिड डे मील स्कीम जो है वो किसके अंदर आता है, तो वो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आता है, यानी कि HRD मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, एरिया ऑफ द कंट्री, या वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल यूज। तो देखिए आपका पर कैपिटा इनकम यानी कि कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है, वो जनरेट करने के लिए आपको पूरे देश का नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री करेंगे, तो आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। पर कैपिटा इनकम का मतलब ये होता है कि इंडिया में या किसी भी देश में कि एक एक आदमी के पास में कितना पैसा है वो कैलकुलेट होता है उससे। इन इंडिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, देखिए एक बार आ रहा है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पहले किससे बताया था, तो वो आपका GDP के लिए था। इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, बर्थ रेट, पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम। तो देखिए कभी कभी आपको GDP के फॉर्म में पूछेगा, कभी सीधा सीधा नेशनल इनकम कर देगा। तो GDP मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज ऑल्सो दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि स्टेट अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू थ्रू, जो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में, जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कहाँ से मिलता है, एक्साइज ड्यूटी से, कमर्शियल टैक्सेस से, लैंड रेवेन्यू से, या कस्टम रेवेन्यू से। तो उनको मैक्सिमम रेवेन्यू मिलता है आपका एक्साइज ड्यूटी से। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंडिया नेशनलाइज 14 मेजर कमर्शियल बैंक इन 1969 विथ डिपॉजिट नॉट लेस दैन, यानी कि इंडिया ने जो 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा कमर्शियल बैंकों को नेशनलाइज किया गया था, उस समय जो आपका जो बैंक के लिए मिनिमम अमाउंट कितना रखा गया था, नॉट लेस देन, उससे कम नहीं होना चाहिए। 10 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़। तो वो रखा गया था आपका 50 करोड़ ईच, यानी कि 50 करोड़ हर एक बैंक में होना चाहिए कम से कम, उसे नेशनल बैंक घोषित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, यानी कि इन चारों में से कौन करेक्टली मैच करता है विथ रिगार्ड टू थर्मल पावर प्लांट। एक लोकेशन है और एक आपका स्टेट है। तो कोरबा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं, कोरबा कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। रामागुंडम तमिलनाडु, ये भी गलत है, ये रामागुंडम आंध्र प्रदेश में है। तलचर आपका आंध्र प्रदेश, ये भी गलत, ये आपका गुजरात में है। तो कवास गुजरात, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये कवास गुजरात का थर्मल पावर प्लांट ये रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव जुरिडिफिकेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट, सेल्स टैक्स, कस्टम टैक्स, इनकम टैक्स या कॉरपोरेशन टैक्स। तो देखिए आपका एक्सक्लूसिव जो जुरिडिकेशन टैक्स होता है वो कौन सा टैक्स होता है, तो आपका कस्टम ड्यूटी होता है। किसी किसी बुक में आपका सेल्स टैक्स भी दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 है, काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, पर मुझे पता है कि आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या करना है, मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। आप इस क्वेश्चन को गूगल करके भी आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। तो हु सेड सप्लाई क्रिएट इट्स ऑन डिमांड, ये किसने कहा था कि सप्लाई जो है डिमांड को क्रिएट करती है, मार्शल ने, रिचर्डो ने, एडम स्मिथ ने या जेबी से ने। तो राइट आंसर क्या होगा, नीचे करेक्ट आंसर आप मुझे बता सकते हैं। फिर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। नीचे मैंने आंसर की दिया हुआ है, आंसर की क्यों दिया है, ताकि अगर आपको बाद में PDF से प्रिपरेशन करने का मूड हो या रिविज़न करने का मन करे तो आप हमारे PDF को प्रेफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के